हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5। ठीक है। इससे पहले हम लोग प्रतिरोधक के बारे में पढ़े थे। ठीक है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े थे। रेजिस्टेंस को किससे लिखते हैं? आर से। ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पे निर्भर करता है। ठीक, देखो, किसी चालक तार तार में देखेंगे का प्रतिरोधक निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। ठीक है। पहला बात, तार की लंबाई पर। किस चीज पर? तार की लंबाई पर। किसी तार की प्रतिरोध आर उसकी लंबाई एल के समानुपाती होता है। रेजिस्टेंस जो है, प्रतिरोध जो है, वो एल के समानुपाती होता है। मतलब जैसे जैसे लेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जैसे 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 जितना लंबा चालक होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। जैसे मान लो ये ए है और ये बी तार है। ठीक है। किसमें ज्यादा ज्यादा रेजिस्टेंस किसमें होगा? बी में। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, एक कहावत भी है कि ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं, यानी जितने भी दुनिया में तार हैं उसका कुछ न कुछ आर यानी रेजिस्टेंस होगा ही होगा। ठीक है। अतः तार की लंबाई जितनी अधिक होगी उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। जितना अधिक तार का लंबाई होगा उतना ज्यादा उसका प्रतिरोध होगा। चलो, दूसरा बात, तार की मोटाई पर। तार की मोटाई पर कैसे निर्भर करता है? किसी तार की का प्रतिरोध आर उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आर 1/a के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, 1/a के प्रोपोर्शनल है। यानी जैसे जितना ज्यादा तार मोटा होता जाएगा उतना ही कम उसका रेजिस्टेंस होगा, या जितना पतला तार होगा उतना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। जैसे मान लो ये एक तार है, ये एक तार है, ये ए है, ये बी है। इसमें रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? मत चलो देखते हैं। जितना ज्यादा मोटा एरिया होगा, अनुप्रस्थ काट होगा, उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। यानी रेजिस्टेंस ए का कम होगा रेजिस्टेंस बी से। चलो समझ गए। जैसे अतः तार जितनी ही मोटी होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। जितना मोटा तार होगा ए का प्रतिरोध कम होगा बी से, तथा तार जितनी ही पतली होगी उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। चलो समझ गए। आगे तीसरा, चालक पदार्थ पे। किस चीज का मटेरियल है उस पे भी निर्भर करता है उसका रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो देखते हैं। यदि भिन्न यदि विभिन्न पदार्थ के तार समान लंबाई मतलब लेंथ फिक्स हो गया, समान मोटाई मतलब एरिया फिक्स हो गया के हो, तो उसका प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। अगर लेंथ और एरिया दोनों फिक्स कर दिए, मतलब नहीं बदल रहा है, लंबाई भी समान है और मोटाई भी समान है, तो क्या होगा? तब भी उसका रेजिस्टेंस आर जो है वो भिन्न होगा। क्यों? प्रतिरोध भिन्न होगा। क्यों? क्योंकि तार के मटेरियल पे भी निर्भर करता है। चलो आगे देखते हैं। चालक के ताप पे मतलब टेम्परेचर, तापमान पे। ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। चलो, इस प्रकार यदि किसी तार की लंबाई एल हो तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए हो, तो कथनों के अनुसार किसी तार का प्रतिरोध आर, अगर क्या पढ़े, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल होगा, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/a के। ठीक है, दोनों को मिला देंगे तो आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा L/a के। चलो आगे देखते हैं। आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा L/a के। ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए कुछ उपाय करते हैं। देखो, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो एक रो आता है। देखो, आर इनवर्स प्रोपोर्शनल था L/a के। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको हटाएंगे तो क्या आएगा? आर बराबर रो L/a। ठीक है, रो दिए गए ताप पर, मतलब तापमान फिक्स रहेगा, ताप पर तार के पदार्थ के लिए नियतांक है। रो नियतांक है तार के पदार्थ के लिए। इसे चालक तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं, रजिस्टिविटी। रो को क्या कहते हैं? रजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता। रो को क्या कहते हैं? रजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता। चलो अब देखो, एसआई मात्रक निकालते हैं। रो बराबर क्या हो जाएगा? यहां से अगर कैलकुलेट करें रो बराबर, तो ए ऊपर चल जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, यानी रो बराबर आर इंटू ए बाई एल, है ना।
अब इसका एसआई मात्रक खोजते हैं। आर का एसआई मात्रक क्या होता है? आर का एसआई मात्रक ओम, ओम होता है ना। और क्षेत्रफल एरिया का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और लेंथ का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। इसीलिए देखो रो मीटर स्क्वायर बाय मीटर। अब मीटर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? ओम मीटर। क्या आ जाएगा? ओम मीटर। ओम मीटर। प्रतिरोधकता या रजिस्टिविटी का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। प्रतिरोध, ठीक है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या हो गया? ओम मीटर। ठीक है, याद रहेगा, ओम मीटर, याद रखना है इसको। ठीक है। अच्छा, प्रतिरोध का ओम होता है, याद रहेगा। चलो आगे। अतः प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होगा। ठीक है। प्रतिरोधकता पदार्थ का एक महत्वपूर्ण गुण है। धातु एवं मिश्र धातु की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। ठीक है। जबकि धातु और मिश्र धातु की प्रतिरोधकता कम होती है, जबकि विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता का मान अधिक होता है। कुछ धातु, मिश्र धातु और विद्युत रोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता का मान दिया गया है। ठीक है। देखो, अगर प्रतिरोधकता कम है मतलब कम, छोटा है नंबर में, प्रतिरोधकता कम है तो अच्छा चालक होगा। और किसका कम रहता है? मिश्र धातु और धातु का। ठीक है। अच्छा चालक कौन होगा? जिसका प्रतिरोधकता कम होगी। अच्छा चालक कौन होगा? वैसे भी देखो इक्वल में सामने सामने है तो प्रतिरोधकता ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, प्रतिरोधकता कम तो रेजिस्टेंस कम। ठीक है, समझ गए बात को। अच्छा चालक कौन होगा? जिसका प्रतिरोधकता कम होगा, मिश्र धातु और धातु का। अच्छा, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर। ठीक। अब आगे देखो, चांदी की प्रतिरोधकता अन्य सभी पदार्थों के तुलना में सबसे कम है, अतः इन सभी में चांदी सबसे अच्छा चालक है। सब में चांदी सबसे अच्छा चालक है। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिरोधकता कम है। लोहे से पारा की प्रतिरोधकता अधिक है। लोहे से पारा की प्रतिरोधकता अधिक है, अतः पारे की अपेक्षा लोहा अधिक अच्छा विद्युत चालक है। ठीक है। लोहा से अधिक है पारा की तो प्रतिरोधकता, तो चालक कौन बढ़िया होगा? लोहा। ठीक है। जिसका प्रतिरोधकता कम होगा उसका वो अच्छा चालक होगा, ये बात याद रखना। अच्छा, ये प्रतिरोधकता का ये दिया हुआ है। ठीक है। इसका कितना प्रतिरोधकता है इसको देख लेना, आसान है, इतना आएगा नहीं, बस देख लेना है एक बार। चलो, प्रतिरोधकों का समूह। अच्छा, प्रतिरोधकों का समूह पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को एक दूसरे से कई विधियों द्वारा जोड़ा जा सकता है। इनमें दो विधियां मुख्य है। ठीक है। अगर दो से अधिक प्रतिरोध, दो भी हो या दो से अधिक हो, तो दोनों को जोड़ा जा सकता है कई विधियों से। मेन दो विधि है जो हम लोग को पढ़ना है। पहला, श्रेणी क्रम या सीरीज ग्रुपिंग, श्रेणी क्रम समूह या समांतर क्रम या पार्श्व क्रम समूह या पैरेलल ग्रुपिंग। ठीक है। सीरीज या पैरेलल दोनों में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम। श्रेणी क्रम समझते हैं। चलो, चित्र 4.15 में ए बी, बी सी और सी डी तीन प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ए बी, ए और बी सी और सी डी। ठीक है। तीनों सीरीज में जुड़े हैं, लाइन से जुड़ा रहेगा, सीरीज में है गए हैं। उनके प्रतिरोधक क्रमशः R1 है, R2 है, R3 है। इनमें मुक्त सिरे ए और डी बैटरी के ध्रुव से जुड़े हुए हैं। अच्छा, इसमें सबसे देखो, सबका R1 है पहला प्रतिरोध का, R2 है दूसरा का, R3 है तीसरा का। ठीक है। तीनों सीरीज में जोड़ा गया है। ठीक है। और मुक्त मतलब फ्री कौन सा है? ए और डी दोनों कहाँ कनेक्टेड है? बैटरी से। बैटरी में वोल्टेज कितना है? V। ठीक है, याद रहेगा ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और, जब भी सीरीज में होगा तो करंट जितना भी, मान लो यहाँ R3, R4, R5 कितना भी कनेक्शन होता, करंट दोनों में कैसा जाएगा? सब में आई ही जाएगा बराबर। जितना बैटरी से निकलेगा उतना करंट सीरीज में जाएगा। ठीक है। अलग अलग करंट नहीं जा रहा है, देख रहे हो, यही एक तार है, यहीं से ऐसे करंट आई जा रहा है, इसमें भी आई पार होगा, इसमें भी आई, इसमें भी आई, और आई ही लौट के आ जाएगा। ठीक है। मान लिया कि तीनों प्रतिरोधक से धारा I प्रवाहित हो रही है। चलो, I धारा प्रवाहित हो रही है, ये मान लेना है। ए बी सी डी के सिरों के बीच विभांतर क्रमशः V1, V2, V3
अतः ओम के नियम के हिसाब से, ठीक है। ए बी, यहां से ए और बी के बीच में V1 है विभांतर, बी और सी के बीच में V2 है, और सी और डी के बीच में V3 है, ठीक है, विभांतर। चलो चलो यहां तक समझ गए। अच्छा, एक और चीज ये समझना है कि ये जो विभांतर है V, ये तीनों में बटेगा, जैसे ये V1 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा, ये V3 हो जाएगा, ये बात समझ गए। अच्छा, मान लो यहाँ 4 होता, जैसे यहाँ रेजिस्टेंस R1 होता है, एक R2 होता है, एक R3 होता है, एक R4 होता है, ठीक है, और यहाँ मान लो V वोल्ट होता है, ठीक है, विभांतर। तो ये भी 4 में बढ़ता है, जैसे V1 हो जाता कितना, V1 IR1। अच्छा, अब तुम बोलोगे कि I क्यों हुआ, R1 हुआ, I क्यों हुआ, I1 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ से करंट जितना जा रहा है I, उतना ही इस R1 में जा रहा है, उतना ही R2 में जा रहा है, उतना ही R3 R4 सब में जा रहा है, और यहाँ से I होके निकल जा रहा है, करंट तो बढ़ ही नहीं रहा है। इसीलिए V1 जो होगा वो IR1 होगा, V2 कितना होगा, IR2 होगा, V3 कितना होगा, IR4 होगा, ठीक है, IR4 होगा। ऐसा ही IR3 होगा, V4 कितना हो जाएगा, V4 कितना हो जाएगा, IR4 हो जाएगा, ऐसे ही बढ़ते जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मान लो सपोज यहाँ एक ही वोल्ट होता है, एक ही रेजिस्टेंस होता है R, तो यहाँ क्या होता है, जितना करंट जाता है उतना इसमें चला जाता है, तो विभांतर बराबर होता है। R एक ही रेजिस्टेंस है, तो ये विभांतर यहाँ से यहाँ तक सेम होता है, 20 वोल्ट ही होता है। ए से मान लो बी पॉइंट तक विभांतर 20 वोल्ट होता है। यहाँ क्या हो रहा है, ये भी 4 में बढ़ जा रहा है, 4 पार्ट में, किसके हिसाब से? अच्छा, भी तो बराबर ही है, मान लो V4 लिए तो I तो सेम है, R4 के हिसाब से। V4 किसके हिसाब से चेंज हो रहा है, R4 के हिसाब से। I तो सब में कॉमन है, ठीक है, रेजिस्टेंस के हिसाब से विभांतर बढ़ रहा है। चलो आगे देखो, यहाँ भी दिया है V1 कितना होगा, IR1, V2 कितना होगा, IR2, V3 कितना होगा, IR3, ठीक है। यदि बैटरी का विभांतर V हो, बैटरी का विभांतर कितना है, V, यही बढ़ रहा है, तो टोटल निकालना होगा, तो क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि तीन ही रेजिस्टेंस है, 3 में बढ़ रहा है, तो पूरा कितना होगा, V1 V2 V3, ठीक। तो बोल रहा है यदि बैटरी का विभांतर V हो, अर्थात यदि सिरों A एवं D के बीच विभांतर भी हो, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, और ये अभी प्रूफ किया है, V1 बराबर IR1 IR2 IR3। चलो यहां से I कॉमन ले लिए, बाहर निकल गया, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। इस समूह का समतुल्य प्रतिरोध मतलब ये तीनों मिला के इक्वल इन दोनों का इक्विवेलेंट, ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध उस अकेले प्रतिरोध के प्रतिरोधक के बराबर होता है, जिसे यदि जुड़े हुए तीनों प्रतिरोधक के स्थान पर लगा दिया जाए तो विद्युत परिपथ के परिवहित धारा पर कोई प्रभाव न पड़े, ठीक है। मान लिया A एवं D के बीच समतुल्य प्रतिरोध RS है, अतः ओम्स लॉ के नियम के हिसाब से कह रहा है, मान लो ये तीनों R1 R2 R3 तीनों हटा दिया जाए, एक सेकेंड, ये R1 R2 R3 तीनों अगर हटा दिया जाए और इसके बदले कोई RS इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या समतुल्य प्रतिरोध लगा दिया जाए, तब भी क्या होगा, जितना करंट फ्लो इस रेजिस्टेंस के ऊपर से हो रहा था उतना ही करंट फ्लो हमेशा रहेगा। जैसे मान लो V था, यहाँ R1 R2 R3 हटा के RS लिख दिया गया, ठीक है, RS प्रतिरोध आ गया, तब भी इसके बीच I करंट जो था सेम करंट फ्लो होगा, यही बताना चाह रहा है, ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक। तो ये तीनों R1 प्लस R2 प्लस R3 को हटा के क्या हो गया, RS हो गया। तो V बराबर ओम्स लॉ के हिसाब से V बराबर IR होता है, तो IRS, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। यानी अब RS के जगह, ये RS के जगह क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3 था ना, क्यों, कंपेयर करो, यहाँ देखो IRS हुआ R1 प्लस R2 प्लस R3 के जगह, ठीक है। तो RS क्या हो गया, समतुल्य प्रतिरोध क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। यानी कि अब ये बात याद रखने वाली है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। यानी जब भी समतुल्य प्रतिरोध निकालना होगा, RS निकालना होगा, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा श्रेणी क्रम में, तो जितना भी रेजिस्टेंस दिया रहेगा उसका जोड़ होगा, सीधे जोड़ होगा, R1 प्लस R2
प्लस R3, मान लो R4 दिया होता तो R4 प्लस R5, जितना भी समतुल्य प्रतिरोध निकालना होगा, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा, और श्रेणी क्रम में है, ये याद रखना है, श्रेणी क्रम में है, सीरीज में है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज इज एडिशन ऑफ ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, जितना भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सीरीज में सबका जोड़ होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6, जितना भी होगा, जितना भी जुड़ा होगा सबका एडिशन होगा। ठीक है, याद रहेगा। मतलब इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि रेजिस्टेंस जब भी सीरीज में हो और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि समतुल्य प्रतिरोध निकालना है तो उसका एडिशन करना है, डायरेक्ट एडिशन, कुछ प्लस माइनस इधर उधर ऊपर नीचे नहीं करना है। ठीक है, ये श्रेणी क्रम हम लोग समझ गए। अब देखो श्रेणी क्रम को और क्या बोलते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस। अब हम लोग समझेंगे समांतर क्रम या पैरेलल रेजिस्टेंस। पैरेलल लाइन कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं ना, दोनों एक साइड, एक ही साथ तीनों चारों जितने भी हैं सब पैरेलल लाइन है। ठीक है, चलो तो पैरेलल रेजिस्टेंस समझते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग, सॉरी। चित्र 4.16 में बिंदु A एवं B के बीच तीन प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 है। A और B के बीच में तीन प्रतिरोध है, R1, R2, R3। ठीक है, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जुड़े हुए दिखाए गए हैं। ये पैरेलल में, ठीक है, समांतर क्रम में जुड़ा है, पैरेलल है ना तीनों एक दूसरे के, देखो एक इसके पैरेलल, दूसरा, तीसरा, तीनों पैरेलल है, बाद में जाके जुड़ जा रहा है एक में यहाँ पे, लेकिन अभी तो पैरेलल है। ठीक है, बैटरी द्वारा परिपथ में प्रवाहित धारा I बिंदु A पर यह धारा तीन भागों में बढ़ जाती है। चलो ये देखो, यहां से बैटरी लगाए हैं V, ठीक है, V वोल्ट का बैटरी लगाया है, यहां से I करंट निकल रहा है। ठीक है, यहां पहुंचते I करंट तीन भाग में बट रहा है, I1, I2 और I3। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां तो बट नहीं रहा था, वहां देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे I आ रहा है, I आ रहा है और सीधे तीनों में I ही फ्लो हो रहा है, यहाँ तीनों बटना पड़ रहा है, I1, I2 और I3 में। ठीक है, I को बटना है। ठीक, मान लिया कि R1, R2 और R3 प्रतिरोध वाले प्रतिरोधकों को क्रमशः I1, I2, I3 धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, बिंदु B पर तीनों धाराएं मिलकर पुनः I बना देती है। ठीक है, यहाँ पे आते तीनों, यहाँ से I1 आया, यहाँ से I1 आया, यहाँ से I2 आया, यहाँ से I3 आया। ठीक है, तीनों मिलके फिर यहाँ B के पास I बना दे रहा है। देखो I बैटरी से निकला तो I बैटरी तक आएगा। ठीक है, तीनों मिलके फिर से I बना दे रहा है, तीनों बट रहा है I1, I2, I3 में, फिर तीनों मिल रहा है, तीनों मिलके I बना रहा है। ठीक है, आगे देखो ये लिखा है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। मान लिया कि A और B बिंदुओं के बीच विभवांतर V है, A और B बिंदुओं के बीच क्या है, विभवांतर V है। ठीक है, V तो होगा ही, तीन ये पूरा कॉम्बिनेशन मिला देंगे तो V है तीनों के बीच में। ठीक है, चूंकि प्रत्येक प्रतिरोध A और B के बीच जुड़ा है, अतः प्रत्येक के सिरों के बीच भी विभवांतर होगा, अतः ओम्स के नियम के हिसाब से। ठीक है, अच्छा ये बताओ, इसमें देखो विभवांतर अलग, इसमें क्या था, करंट सेम था, I सेम था, I सेम था, तीनों प्रतिरोधक में I सेम था, तीनों प्रतिरोधक में I सेम था, क्या अलग था, V। यहाँ V सेम है, V यहाँ भी V है क्योंकि पैरेलल है, यहाँ भी V है क्योंकि पैरेलल है, यहाँ भी V है क्योंकि पैरेलल है। ठीक है, तीनों में विभवांतर सेम है, लेकिन क्या अलग है, करंट अलग है। ठीक है, चलो तो यहां निकालेंगे, मान लो I1 निकालेंगे, I1 निकालेंगे तो V बाई R1 हो जाएगा, V क्योंकि करंट सेम है, मतलब विभवांतर सेम है, V बाई R1। देखो ओम्स का नियम क्या था, V इक्वल टू IR था, यहाँ क्या सेम है, V सेम है, I मान लो निकालना है क्योंकि अलग है I, तो I1 निकालेंगे, मान लो क्या आएगा, V बाई R1। I2 निकालेंगे तो V बाई R2, I3 निकालेंगे तो V बाई R3। ठीक है, इन मानों को समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या था, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, I बराबर I1 क्या था, V बाई R1, I2 क्या था, V बाई R2, I3 क्या था, V बाई R3। ठीक है, फिर से समझा देते हैं, एक बार ध्यान दो। देखो यहाँ क्या था, I बराबर I1 प्लस I2
प्लस I3 था ना। अब I1 क्या था, देखो V बाई R1 तो V बाई R1, I2 क्या था V बाई R2 तो V बाई R2, I3 क्या था V बाई R3 तो V बाई R3। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया। यदि A और B बिंदुओं के बीच समतुल्य प्रतिरोध Rp है, वहां क्या था, यहाँ पे Rs था, यहाँ Rp ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, Rp ले रहे हैं। समतुल्य प्रतिरोध मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, Rp। तो देखो I बराबर V बाई RP, I बराबर V बाई RP हो गया, तो V बाई RP V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3 हो गया। क्लियर। अब देखो एक और चीज, क्या, 1/R1 समतुल्य प्रतिरोध 1/R1 बराबर 1/R1 सॉरी 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ S लिखा था सीरीज के वजह से, यहाँ P लिखा है पैरेलल की वजह से। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, इतना जरूरी नहीं है। RE भी लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो अब देखो, हाँ याद करने वाली बात क्या है कि अगर सीरीज में होगा कोई भी प्रतिरोध, अगर सीरीज में है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 जुड़ेगा, और अगर पैरेलल में है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो RP बराबर क्या हो जाएगा 1/R1। पैरेलल में 1 करके जुड़ता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। पैरेलल में कैसे जुड़ता है 1 मान लो 1/4 भी होता है तो 1/R4 हो जाता है। ठीक है, पैरेलल में कैसे जुड़ता है 1 करके जुड़ता है। ठीक है, अर्थात पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम मतलब 1 के योग के बराबर होता है, सबके जोड़ के बराबर, और रेसिप्रोकल होता है मतलब 1/1 अपॉन में होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। ठीक है, क्लियर, समझ गए। सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, डायरेक्ट जोड़ते हैं, एडिशन होता है, देखो डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, एडिशन हो रहा है। पैरेलल में कैसे जोड़ रहे हैं 1 करके, पैरेलल में कैसे जोड़े हैं 1 करके। ठीक है, समझ गए। अब चलो आगे देखते हैं क्या दिया है। अच्छा, अब डिफरेंस दिया है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। पहला श्रेणी क्रम समझते हैं। सभी प्रतिरोधकों के एक ही धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, धारा प्रवाहित एक ही होता है मतलब I करंट तीनों में सेम होता है, परंतु उनके सिरों के बीच विभवांतर उनके प्रतिरोधकों के अनुसार अलग अलग होता है। विभवांतर अलग होगा, जैसे V1 निकाल रहे थे तो क्या हो रहा था I R1 प्रतिरोधकों के हिसाब से हो ना, क्या चेंज हो रहा है I R1 चेंज हो रहा है। V2 निकाल रहे थे तो I R2 मतलब जो रेजिस्टेंस है उसके हिसाब से उसका विभवांतर हो रहा है। ठीक है, याद रखना। और क्या सेम होगा, करंट सेम होगा, I सेम होगा। ठीक, यहां देखो सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच एक ही विभवांतर होता है, यहाँ V सेम होता है, परंतु उनके प्रतिरोधों के मान के अनुसार उनमें भिन्न भिन्न धारा प्रवाहित होती है। अच्छा, यहाँ करंट जो है वो प्रतिरोधकों के मान के हिसाब से होता है। V/R1 था, ठीक है, I2 क्या था V/R2 था, यानी ये प्रतिरोध के हिसाब से क्या तय हो रहा है, करंट तय हो रहा है, I तय हो रहा है। ठीक है, धारा तय हो रहा है, समझ गए। यहाँ क्या दोनों में अंतर समझे, फिर से एक बार बताते हैं। यहाँ क्या था, यहाँ करंट सेम था, जो सीरीज है उसमें करंट सेम था, यहाँ क्या सेम है V सेम है, मतलब I यहाँ I सेम था, यहाँ V सेम है, यहाँ विभवांतर सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे विभवांतर जो है किस पे निर्भर कर रहा था, R पे, रेजिस्टेंस पे, प्रतिरोध पे विभवांतर निर्भर कर रहा था। यहाँ करंट किस पे निर्भर कर रहा है V पे, सॉरी V पे नहीं, यहाँ भी R पे निर्भर कर रहा है। यहाँ कौन निर्भर कर रहा है, करंट R पे निर्भर कर रहा है, यहाँ विभवांतर R पे निर्भर कर रहा है, दोनों में ये अंतर है, समझ लिए। चलो पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं। प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ठीक है, जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो योग के, RS क्या हो रहा था, अलग अलग प्रतिरोधकों के योग के बराबर, R1 प्लस जोड़ रहे हैं योग हो गया R2 प्लस R3 था, यानी अलग अलग प्रतिरोधकों के योग के बराबर था।
यहाँ देखो, प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युक्त क्रम सभी प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोध के व्युक्त क्रम के योग के बराबर होगा, 1 के योग के बराबर होगा। जैसे आरपी था, क्या था, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है, तीनों के 1 के योग के बराबर होगा। चलो समझ गए। तीसरा पॉइंट देखो, समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोधकों के प्रतिरोध के मान से अधिक होगा। अच्छा, कह रहा अगर एक मान लो RS जो है वो हमेशा R1 या RS जो है R2, एक एक सिंगल से ये जो कंप्लीट वाला है वो ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, RS में तो हम लोग R1 प्लस R2 प्लस R3 किए थे, तीनों जोड़े थे, यहाँ जोड़ रहे नहीं है, तो जोड़ के बराबर, जोड़ तो वो जोड़ वाला तो ज्यादा ही होगा, RS ज्यादा ही होगा, एक सिंगल से मापेंगे तो, ठीक। समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोधकों के मान से कम होगा। क्यों? क्योंकि 1 बटा कर दे रहे हैं, किसी को 1 बटा कर दे रहे हैं, इसीलिए आरपी यहाँ कम होगा R1 से। आरपी जो है वो हमेशा R1 से कम होगा, R2 से कम होगा, R3 से कम होगा। क्यों? क्योंकि बटा में करके जोड़ रहे हैं। कोई भी चीज बटा में करेंगे, मान लो 2 है, ये बड़ा है या 1/2 बड़ा है? ये बड़ा है, 2 बड़ा होगा ना, 1 बटा में कर देंगे तो वो छोटा हो जाता है मान उसका, ठीक है। किसी एक प्रतिरोधक को परिपथ से हटा दिए जाने पर बचे हुए प्रतिरोधकों के से प्रवाहित होने वाली धारा शून्य हो जाएगी। चलो देखो, मान लो रेजिस्टेंस तय किए 1, 2 और ये तीसरा जो था उसको हटा दिए और उसके बाद बैटरी लगा दिए, कनेक्शन दे दिए पूरा, तो क्या धारा प्रवाहित होगी? नहीं होगी। यहां से तो गैप हो गया, यहां से कैसे जाएगा करंट, ठीक है। यानी कि अगर किसी एक को भी हटा देंगे तो बाकी सब में से धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है। यहां देखो, यहाँ पे किसी एक प्रतिरोधक को परिपथ से हटा दिए जाने पर भी बचे हुए अन्य प्रतिरोधकों से धारा प्रवाहित होती रहेगी। यहाँ देखो, तीनों में से किसी एक को हटा देंगे, किसी एक को हटा देंगे, मान लो ऊपर वाले को हटा दिए, इसको हटा दिए, हटाने से क्या हो जाएगा? इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, I1 और I2 ये हो जाएगा, है कि नहीं। एक को किसी हटा देने से कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें अगर एक को हटा देंगे, एक को हटा देंगे, बीच से गायब कर देंगे C और D को, तो यहां से धारा प्रवाहित नहीं होगा। यानी समांतर क्रम में अगर एक को हटा दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंस समझ गए? डिफरेंस याद रखना है, डिफरेंस पूरा याद करना है, दोनों के बीच आएगा 5 नंबर में, ठीक है, याद करना है।